ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गुप्ताज एम्पायर को। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि गुप्ताज एम्पायर जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, एंड कब हुआ था, उसका टाइम पीरियड डिस्कस किया था कि 320 से लेके 550 सीई तक जो है ये चला था। और सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है, इसका जो फाउंडर था वो चंद्रगुप्ता वन था। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है वो देखा कि उसके बाद हमने देखा कि चंद्रगुप्ता वन जो है वो एजुकेट वाज एजुकेटेड इन मिलिट्री एंड आर्ट एट टेक्सिला से जो है उसने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की थी। और एम्परर था चंद्रगुप्ता वन जो है वो उसने अपने जो एम्पायर थी, अपनी जो सल्तनत थी गुप्ताज एम्पायर, उसे काफ़ी एक्सपैंड किया था अपने टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, फिर हमने इसके तीन रूलर्स के बारे में डिस्कस किया, चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, चंद्रगुप्ता वन का जो टाइम पीरियड था वो 320 से लेके 335 तक किसने रूल किया था। ठीक है, इसका जो टाइम था उसमें काफ़ी ग्रोथ हुई की थी इसकी। जो एम्पायर था गुप्ताज एम्पायर काफ़ी ग्रो किया था, प्रोस्पेरिटी आई थी और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो रूल था, फर्स्ट रूलर था। ठीक है, और इसने अपने टाइम में काफ़ी इस्टेब्लिश किया था गुप्ताज एम्पायर को। और इसके टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले ही, एंड होने से पहले ही, जो गुप्ताज एम्पायर है वो एक्सटेंड कर रहा था उसकी बाउंड्री इलाहाबाद तक। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सेकंड जो इसका रूलर था समुद्रगुप्ता, जिसने 335 से लेके 375 तक रूल किया था। ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्ता वन, एंड इसने जो है वो अपने किंगडम को काफ़ी डेवलप किया था और नॉर्थ इंडिया तक इसने जो है वो कनकर किया था। और फिर उसके बाद इसने सदर्न कैंपेन जो है वो रन की थी, साउथ इंडिया की तरफ ये मूव कर गया था। ठीक है, साउथ इंडिया की तरफ इसने मूवमेंट की थी और फिर उस एरिया को भी सदर्न कैंपेन रन करके उस एरिया को भी इसने जो है कैप्चर करने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसने जो है वो अपने जो गुप्ताज एम्पायर अपने टाइम में, अपने टाइम पीरियड के अंदर उसको एक्सपैंड किया था हिमालय से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक। फिर चंद्रगुप्ता टू था जिसका जो टाइम है वो 375 से लेके 415 तक इसने रूल किया था। और इसने अपने टाइम के अंदर ये काफ़ी एबल लीडर था, स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर था और आर्ट और कल्चर का काफ़ी सपोर्टर था। ठीक है, सपोर्ट करता था आर्ट और कल्चर को। इसने अपने टाइम में जो है अपना जो किंगडम था, जो गुप्ताज एम्पायर है, उसको अरेबियन सी की कोस्ट लाइन तक एक्सटेंड किया था, एक्सपैंड किया था। और दो मेजर सी पोर्ट्स जो हैं इसने डेवलप की थी, टमरालिप्टा और सोपारा। ठीक है, ये मेजर जो है वो ट्रेडिंग सेंटर था जहां से मैरीटाइम ट्रेड, समंदर के जरिए से ट्रेड की जाती थी। ठीक है, ट्रेड का मतलब है एक एरिया से दूसरे एरिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया था। आज हमने कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है गुप्ताज की, कि गुप्ताज जो थे उन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर जो है क्या क्या रोल प्ले किया, क्या खिदमत सर अंजाम दी, क्या कंट्रीब्यूट उन्होंने किया। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर की अगर किसी को समझ नहीं आई थी तो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है? रुबीना, लबीका, अतीका, मिनाल, सारिया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, आज यस हमने मैम, वो कंट्रीब्यूशन को थोड़ा डिस्कस सा करना है थोड़ा सा ही गुप्ताज था। एम्पायर की, कि क्या उन्होंने रोल प्ले किया, क्या खिदमत सर अंजाम दी। तो पेज नंबर 74 के ऊपर आप लोग देखें, बुक के ऊपर, द टाइम ऑफ गुप्ताज एम्पायर इज रेफर टू एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नेम से उसे जाना जाता है। गुप्ताज एम्पायर का जो टाइम पीरियड था, साइंस, मैथमेटिक, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जो गुप्ताज एम्पायर है इसको गोल्डन एज का नेम इसीलिए दिया गया है। ठीक है, कि उस वक्त में काफ़ी प्रोस्पेरिटी थी, पीस थी, पीसफुल था, और जो बुद्धिज्म जो इनका रिलीजन था उसका काफ़ी स्प्रेड हुआ था। ठीक है, एफिशिएंट गवर्नमेंट होने की वजह से इसको गोल्डन एज का नेम दिया गया, किसमें? साइंस में, मैथमेटिक में, एस्ट्रोनॉमी में, आर्किटेक्चर में और रिलीजन में।
और फिलॉसफी में, ठीक है। साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, रिलीजन का आप लोगों को पहले ही मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को वैसे भी पता होगा। आर्किटेक्चर जो है वो बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन की जाती हैं। और एस्ट्रोनॉमी जो प्लैनेट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जो स्टडी करते हैं प्लैनेट्स की, ठीक है, उसको जो है एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए तो गुप्तास एम्पायर जो है वो गोल्डन एज इसी वजह से कहा जाता था उसको, ठीक है। काफी तरक्की की थी इन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर, प्रोस्पेरिटी आई थी, पीसफुल था, ठीक है, और अपना जो रिलीजन है, अपनी जो गवर्नमेंट है, वो काफी अच्छे से इन्होंने डेवलपमेंट की तरफ लेके गए थे। फिर नीचे आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ताज की डायग्राम आप लोग को शो हो रही होगी, ठीक है, कि इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट करते थे उस वक्त में जो लोग हैं, वो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद जो गुप्ताज एम्पायर स्ट्रेच अक्रॉस दिस नॉर्थ सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक एक्सटेंड किया हुआ है। ये गुप्ताज एम्पायर की बात की जाए तो ये जो गुप्ताज एम्पायर है, जो कि 320 से लेके 550 सीई तक चल रहा था, ये बेसिकली नॉर्दर्न, सेंट्रल और सदर्न इंडिया तक एक्सटेंड कर रहा था ये। और उस वक्त में जो इनकी अचीवमेंट थी उसकी बात की जाए तो आर्किटेक्चर, आर्ट, साइंस, रिलीजन और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने काफ़ी अचीव किया था, डेवलपमेंट की तरफ लेके गए थे, ठीक है। और उसके बाद गुप्ताज, ड्यूरिंग गुप्ताज टाइम पीपल वर गिवन मैनी फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, commodities were affordable for people and the empire had prosperity। ये जो टाइम पीरियड था गुप्तास का, इनको काफ़ी फैसिलिटीज़ उस टाइम में मिली, ठीक है। फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ का मतलब है ये जो भी बेसिक इनकी नीड्स थी, जो बेसिक लाइफ गुजारने की जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी, वो काफ़ी इजीली मुयसर थी। कॉमोडिटीज़ का मतलब होता है जो प्राइमरी गुड्स होती हैं, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल गुड्स आ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, मेटल्स आ जाती हैं, वीट, राइस, शुगर, कोल, ऑयल, ठीक है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सारी कॉमोडिटीज के अंदर आ जाती हैं जो नेचुरल गुड्स वगैरह थी उस वक्त में, ठीक है। वो अफोर्डेबल थी, ठीक है, हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता था, जिसकी वजह से प्रोस्पेरिटी, खुशहाली जो है वो उसकी तरफ ये लोग गए, ठीक है। ये अब डायग्राम आप लोग को शो हो रही होगी यहाँ पे। तो ये जो डायग्राम है ये उन्होंने बताया हुआ है कि उस वक्त के में बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की जाती थी वो इस तरह की होती थी, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात की है कि जो आर्किटेक्चर था उस वक्त का गुप्ताज का, वो इस टाइप का होता था, ठीक है। फिर जो कॉइन्स थे जो इशू किए गए वो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को इशू किया गया था, ठीक है। जनरली इंडिकेटिव ऑफ हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, जो कि इंडिकेट करता है कि उस वक्त की इकोनॉमी अच्छी थी, ठीक है, उस वक्त के लोग जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, ठीक है। ये नीचे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। ये वाले जो सारे कॉइन्स है ना, ये गोल्ड के हैं और ये जो सारे हैं वो सिल्वर के हैं, ठीक है। एरो मेरा शो हो रहा है रुबीना? लबीका, आप लोग क्लास में प्रेजेंट है? यस। एरो शो हो रहा है, मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? यस टीचर। हाँ जी। ठीक है। थोड़ा सा ये लैपटॉप का इशू आ रहा है तो ये थोड़ा सा आप लोग का आगे पीछे ही चलेगा। आप लोग अपनी बुक जो है वो ओपन कर लें, ठीक है। सबने ओपन की हुई है पेज नंबर 74? यस टीचर। अभी हमने ये डिस्कस किया कि गुप्तास एम्पायर स्ट्रेच अक्रॉस नदरन सेंट्रल पार्ट ऑफ सदरन इंडिया तक एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड था इसमें काफ़ी उन्होंने अचीवमेंट्स की थी, आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस, रिलीजन और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लिटरेचर में काफ़ी उन्होंने जो है डेवलपमेंट्स की थी। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आए थे उस वक्त में। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट की थी, आर्ट को काफ़ी प्रमोट किया था, और जो उनका रिलीजन था बुद्धिज़्म उसको भी उन्होंने प्रमोट किया था। फिर फैसिलिटीज़ जो थी, बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो उनको, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी थी, जिसकी मदद से वो अपनी जो लाइफ है वो गुजार सकते थे, उसकी बात करें कि वो अफोर्डेबल थी, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं उसको इजीली अफोर्ड कर सकते थे, उसको परचेज कर सकते थे। कॉमोडिटीज का मतलब होता है वो आइटम्स, वो रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसमें वीट, राइस, शुगर, कोल, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं, हमारी डेली नीड्स।
उनकी बात हो रही है कि वो अवेलेबल थी, अफोर्डेबल थी, हर कोई उसे परचेज करता था, जिसकी वजह से प्रोस्पेरिटी आई, ठीक है, खुशहाली आई उस टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कॉइन्स की बात डिस्कस किया कि कौन कौन से कॉइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि इंडिकेट कर रहे थे कि वहाँ की इकोनॉमी जो है वो अच्छी थी, ठीक है। तो ये डायग्राम भी शो हो रही है कि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्तास के टाइम पीरियड में जो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे, उसकी उन्होंने पिक्चर्स शो की है, ठीक है। फिर गुप्तास किंग न्यू दैट द वेल बीइंग ऑफ एम्पायर लाई इन मेंटेनिंग अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कम्युनिटी। कॉर्डियल रिलेशनशिप का मतलब होता है वार्म फ्रेंडली रिलेशनशिप। और उनको पता था, वहाँ के जो लोग थे या जो वहाँ का बादशाह था, गुप्तास किंग जो था, वो ये जानता था कि वहाँ की जो वेल बीइंग है, जो जो अपने एम्पायर है उसकी खुशहाली, उसकी तरक्की अगर वो चाहता है, तो उसको दूसरी कम्युनिटीज जो कम्युनिटीज के लोग हैं, गुप्ताज एम्पायर के अलावा जो अदर कम्युनिटीज के लोग हैं, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करने की जरूरत है। जैनिज्म फ्लरिश इन नदरन बंगाल, ये बेसिकली इंडियन रिलीजन था, ठीक है। जैनिज्म जो है वो इंडियन रिलीजन था, ये नदरन बंगाल के अंदर से फ्लरिश्ड हुआ था, एक्सपैंड हुआ था, प्रॉस्पर्ड हुआ था, डेवलप्ड हुआ था गोरखपुर और गुजरात गुजरात वाले एरियाज में, ठीक है। नदरन बंगाल, गोरखपुर और गुजरात वाले एरिया के अंदर फ्लरिश्ड हुआ था। सेवरल जैन एस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्टेड अक्रॉस द एम्पायर एंड जैन काउंसिल वर अ रेगुलर अकरेंस, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी, उसकी जो इबादत गाहें थी, जो उनके रिलीजन से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड जो उनकी मुख्तलिफ जो इबादत गाहें थी, वो उन्होंने एस्टेब्लिश की, ठीक है। और जैन काउंसिल्स उन्होंने एस्टेब्लिश की, ये बेसिकली डेवलप और ग्रो, उन्होंने काउंसिल्स जो हैं बेसिकली वहाँ के जो लोग थे वो इधर आके मशवरा करते थे, ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। तो काउंसिल जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट इसलिए की जाती है, जो गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं, जो मामलात होते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है, वहाँ पे उसके बारे में जो है वो डिस्कस किया जाए, ठीक है। डिस्कशन के लिए उन्होंने काउंसिल्स जो है ये भी कंस्ट्रक्ट की थी अपने रिलीजन को डिस्कस करने के लिए। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड बोथ विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड। ट्रेड जो है वो भी फ्लरिश्ड हुई थी। कॉमर्स एंड ट्रेड जो है बेसिकली, जो इसमें ये डिफरेंस है, जो ट्रेड होती है उसमें हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स, उसमें बेसिकली हम गुड्स वगैरह को सेल और बाय करते हैं, जबकि कॉमर्स है ये ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो गुड्स वगैरह को एक्सचेंज करने के साथ साथ हम मनी के ट्रांजैक्शन भी करते हैं, ठीक है। एक एरिया से दूसरे एरिया में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, उसके साथ साथ जो मनी की ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी कॉमर्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इन्होंने जो एक्सपोर्ट की थी, जो चीज़ें इन्होंने दूसरे एरिया को सेल की थी, वो उसमें क्या आ जाती है, सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, मेडिसिन, प्राइसलेस जेमस्टोन, पर्ल, प्रीशियस मेटल और स्टील, ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारा जो रॉ मटेरियल था, फरीदा अंसर लाइन मार्क्स ने करनी, ये वाली जो उन्होंने एक्सपोर्ट की थी ये चीज़ें, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में हम चीज़ें सेल करते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट जो हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लेके आते हैं चीज़ें, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट की थी वो इन्होंने जो है वो उसमें सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, मेडिसन, जेमस्टोन, पर्ल और प्रीशियस मेटल्स वगैरह आ जाते हैं। फिर great tact and foresight were shown in the governance of the vast empire. The efficiency of their martial system was well known. मार्शल सिस्टम जो होता है वो फौजी निज़ाम होता है, ठीक है। उस वक्त का जो मार्शल सिस्टम था वो काफ़ी एफिशिएंट था, ऑर्गेनाइज था, ठीक है। और वहाँ के जो ग्रेट टैक्ट का मतलब है कि वहाँ के जो जो लोग थे, जो गवर्नमेंट को रन कर रहे थे, ठीक है, वो काफ़ी दूर की सोचते थे, ठीक है। मतलब आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते थे कि किस तरह से हमने आगे फर्दर अपने एरिया को एक्सपेंड करना है, ठीक है। डिप्लोमेटिक थे काफ़ी, ठीक है। द लार्ज किंगडम
वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर प्रोविंस, के अंदर काफ़ी लार्जर था किंगडम, इसलिए उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, ठीक है। और हर प्रोविंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था जो कि अपॉइंट किया गया था, जो कि टेक केयर करता था उस प्रोविंस की। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब, सिंध, ये सारे प्रोविंसेस हैं इसके, ठीक है। तो जो उस वक्त में भी जो एरिया काफ़ी बड़ा था, किंगडम काफ़ी बड़ा था, इसलिए उन्होंने उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, और हर प्रोविंस के अंदर एक हेड अपॉइंट किया था जो कि टेक केयर करता था उस एरिया को, ठीक है। उस एरिया के बारे में जो भी फैसले लेने होते थे वो ही लेता था। The king maintained discipline and transparency in the bureaucratic processes। जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, ये बेसिकली ब्यूरोक्रेसी जो होती है ये गवर्नमेंट का ही एक प्रोसेस होता है, जिसमें जो हुकूमती अहदेदारान या अफसरान जो होते हैं उनका ये निज़ाम होता है, जिसमें किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए वो अप्रूवल, प्रॉपर अप्रूवल या पेपर वर्क करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस की बात हो रही है कि वहाँ पे उस वक्त में जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था, जो हुकूमत का जो अफसरान का जो निज़ाम था, जिसमें वो प्रॉपर अप्रूवल लेते थे, पेपर वर्क करते थे, वो काफ़ी क्लियर था, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है क्लैरिटी थी उसमें, ठीक है, क्लियर था। क्रिमिनल लॉ वॉज माइल्ड, इस वजह से उस वक्त के जो लोग होते थे वो इतने क्रिमिनल नहीं होते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो गवर्नमेंट थी उसका जो ट्रांसपेरेंसी उसमें काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, क्लैरिटी थी, शफाफ सिस्टम था उस वक्त का, ठीक है। नाइंसाफ़ी नहीं होती थी, जस्टिस किया जाता था, हर एक को इंसाफ मिलता था। इस वजह से जो क्रिमिनल लॉज बनाए जाते थे वो भी काफ़ी माइल्ड थे, ठीक है, सॉफ्ट। जो क्रिमिनल्स के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती थी वो भी सॉफ्ट पॉलिसीज होती थी, ठीक है। Capital punishment was unheard and judicial torture was not practiced. People could move around freely. आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो जुडिशरी जो होती है वो अदालती जो फैसले होते हैं उनकी बात हो रही है कि अदालत के जो जो टॉर्चर किया जाता है लोगों को, ठीक है, जैसे आजकल जो होता है सिस्टम जिस तरह का है, उस वक्त में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। उस वक्त में जो पनिशमेंट दी जाती थी वो इस टाइप की नहीं होती थी, बल्कि जो पॉलिसीज बनाई गई थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी, ठीक है। क्योंकि उस वक्त का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था वो काफ़ी क्लियर था, ठीक है, क्लैरिटी थी उसमें। तो लोग वहाँ के जुराइम करते ही नहीं थे, ठीक है। तो टॉर्चर भी नहीं किया जाता था उनको, और सजाए मौत जो है ये भी नहीं उनको दी जाती थी, ठीक है। जैसे अब अगर कोई हमारा जो टाइम पीरियड है, अगर कोई इस तरह से किसी का कोई कत्ल करता है या कोई इस तरह से क्रिमिनल है कोई, तो उसके लिए हमारी सॉफ्ट पॉलिसीज नहीं है। हमारा जो टाइम पीरियड है उसमें उसको सजाए मौत दी जाती है, ठीक है। उसको जो है वो फांसी का ऑर्डर जो है वो सुना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त में जो अदालती जो था जुडिशियल टॉर्चर वो नहीं किया जाता था, ठीक है। इस तरह से उन्होंने पॉलिसीज नहीं बनाई हुई थी, सॉफ्ट पॉलिसीज थी। फ्रीली थे लोग जो है वो फ्रीली मूव करते थे उस वक्त में। और इस वजह से काफ़ी पीसफुल था, काफ़ी प्रोस्पेरिटी की तरफ गया, ठीक है। फिर डिक्लाइन क्यों हुआ था इस एम्पायर का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता टू, द लेटर रूलर कुड नॉट कंट्रोल एंड मैनेज द वास्ट एम्पायर। जो रूलर्स थे वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, मैनेज नहीं कर सके चंद्रगुप्ता टू के बाद, ठीक है। जितने भी रूलर्स आए, टाइमलाइन हमने नहीं डिस्कस करनी, लेकिन उसके बाद भी रूलर्स आए थे 550 तक। तो वो जो रूलर्स थे उन्होंने वो काफ़ी वीक उन्होंने कर दिया था इस एम्पायर को। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो ये डिक्लाइन की तरफ चले गया, ख़त्म हो गई, ठीक है। डू यू नो के अंदर है ड्यूरिंग द रेन, रेन का मतलब है ये जो टाइम पीरियड था, ठीक है, इनका जो दौरे हुकूमत था गुप्तास का, उसमें चंद्रगुप्ता टू जो था गुप्ताज एम्पायर के अंदर, उसने अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए 500,000 इन्फेंट्री, 50,000 cavalry, 20,000 charioteers, and 10,000 elephants, along with a powerful navy with more than 1,200 ships। अब ये इन्फेंट्री, कैवलरी और चैरियोटियर ये बेसिकली सोल्जर्स ही होते हैं। इन्फेंट्री वो सोल्जर्स होते हैं वो फाइट ऑन फुट, ठीक है, जो खुद अपने जो पैदल जंग लड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। और कैवलरी वो सोल्जर्स होते हैं वो फाइट ऑन हॉर्स बैक, जो कि हॉर्सेस के बैक पे जो है
राइड करके जाते हैं लड़ने के लिए, वो 50,000 थे। और चैरियटियर्स वो सोल्जर हु फाइट फ्रॉम चैरियट्स, ठीक है, जो कि उस वक्त में जो एलिफेंट्स के पीछे जो 4 व्हील कैरेजेस लगाई जाती थी उसकी बात हो रही है, या जो हॉर्सेस के पीछे जो कैरेजेस लगाई जाती थी, वो 20,000 सोल्जर्स जो थे जंग के दौरान उसमें जो है वो जाते थे, ठीक है, लड़ने के लिए। फिर 10,000 एलिफेंट्स मौजूद थे उस वक्त में। और नेवी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। नेवी को पहले मैं बता चुकी हूँ कि वो फोर्स होती है जो कि वाटर के अंदर की फोर्स होती है, ठीक है। और 1,200 शिप्स थी, ठीक है। ये उन्होंने बताया कि उस वक्त में इतने जो है उनकी आर्मी जो है वो काफ़ी एक्सपैंड थी उन, ठीक है। तो हमारा टाइम जो है क्लास का ख़त्म हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं अटेंडेंस ले लूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। माहिदा, साजिद, अलीशा, अरीशा, अस्मा, अतीका, आतका, फरीदा, हसना, हूरिया, रुबीना, टीचर लबीका। आपने किसी टेस्ट का भी कोई लेना क्वेश्चन था। नहीं है। मिनाल, सारिया। टीचर आपने टेस्ट भी लेना था। मुझे आप लोग की आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। क्या कह रही हैं आप? टीचर ये जो लास्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता से इसको समझ नहीं आई। लास्ट पॉइंट कौन सा, डिक्लाइन का? किस लास्ट पॉइंट की बात कर रही हैं? टीचर ये जो इधर था पेज 75 पे। 75 पे, ठीक है। द किंग मेंटेन डिसिप्लिन वाले की, जी। ये वो कह रहे हैं कि ट्रांसपायरेंसी का मतलब होता है कि क्लैरिटी, ठीक है, क्लियर था, ठीक है, बिल्कुल क्लियर था उस वक्त का ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। वो प्रोसेस जो कि वहाँ के जो अफसरान थे, जो हुकूमती निज़ाम था जिसमें अप्रूवल और प्रॉपर पेपर वर्क करने की ज़रूरत होती है ना, ठीक है, तो वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस उसे कहा जाता है, जो गवर्नमेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि वो काफ़ी क्लियर था, ठीक है। क्रिमिनल लॉज वाज माइल्ड का मतलब है जो क्रिमिनल लॉ, जो पॉलिसीज बनाई जाती थी, जो लॉज बनाई जाती थी, जो क्रिमिनल करते थे, जो क्राइम करते थे उनके लिए, वो काफी माइल्ड थी, सॉफ्ट पॉलिसीज थी, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट वाज अनहेयर्ड का मतलब है कि सजाए मौत जो है वो नहीं सुनाई जाती थी। जुडिशियल टॉर्चर, जो अदालती टॉर्चर किया जाता था लोगों को, वो भी नहीं किया जाता था उस टाइम में। पीपल कुड मूव फ्रीली अराउंड देयर स्टेट, ठीक है, वो इजीली मूव कर सकते थे, उनको आज़ादी थी हर किस्म की, ठीक है, हर लिहाज से, ठीक है। ये बात कर रहे हैं। टाइम आप लोगों का खत्म हो चुका है। अटेंडेंस मुझे मार्क करवा दें। माहिदा साजिद, माहिदा साजिद, प्रेजेंट। अलीशा अहमद, अलीशा, टीचर टेस्ट कल के क्लास में होगा। अलीशा अहमद, अलीशा नहीं प्रेजेंट। अरीशा इस्लाम, हैंड रेज करते जाएं आप लोग। अरीशा इस्लाम, प्रेजेंट। अलीशा नहीं प्रेजेंट। अस्मा उमर, अस्मा प्रेजेंट। उमर, प्रेजेंट। ठीक है। अतीका, आतका, प्रेजेंट। आतका भी प्रेजेंट है, टीचर ठीक है। फरीदा अंसर प्रेजेंट है। आज का प्रेजेंट है। फरीदा अंसर, फरीदा अंसर, प्रेजेंट। हसना, हसना, हूरिया दुआ, हूरिया, लबीका लुकमान, ठीक है, प्रेजेंट है। लुबना, हूरिया आप प्रेजेंट है?
पूरिया, लुबना ताहिर प्रेजेंट। ठीक है। महकुल मोमिन, महक प्रेजेंट है। माहिदा सतवत, माहिदा सतवत। प्रेजेंट। मलीहा फरहान, मलीहा फरहान। मलीहा फरहान, महकुल मोमिन, मलीहा फरहान, मिनाहिल शाहिद, मानिया, मानिया, महकुल मोमिन प्रेजेंट। मानिया प्रेजेंट है। मानिया,